नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं राजेंद्र यादव द्वारा रचित उपन्यास सारा आकाश का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। प्रभा अपलक सुन रही थी और मैं कुहनी के बल उठा उसे बताया जा रहा था। मन में आया कि अगर मैं इसे इसी तरह समय समय पर बातें बताता रहूं तो ये जाने कितना कुछ सीख जाएगी। खुद जरा कहीं लग जाने पर थोड़ा सा समय देकर मैं तो इसे पढ़ा भी सकता हूँ। आगे जब मेरे आसपास के लोग बीए एमए होंगे, उनकी बीवियाँ एक से एक पढ़ी होंगी, तब प्रभा को भी तो उनमें उठने बैठने लायक बनने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ाना ही पड़ेगा। चलो, उसके लिए यह मानसिक तैयारी ही सही। कॉलेज तो जब ज्वाइन करेगी तब करेगी। कम से कम इतना तो हो जाएगा कि शिरीष भाई से मिलाने की बात सोचते समय मन में जो संकोच आया था वह तो नहीं आएगा तब। मैंने उसे सोचने और सवाल करने का पूरा समय दिया। वो बोली, सुनने में तो सभी बातें समझ में आ जाती हैं, लेकिन आज ही तुम मुझसे कहो कि उल्टे पल्ले की साड़ी पहनकर मुंह खोले सड़क पर मेरे साथ चलो, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी। बात उसकी समझ में आ रही है, इससे संतोष हुआ। कहा, तब तो संस्कारों की ही बात सच हुई ना। सीरियस भाई ने संस्कारों या अंतरात्मा के बारे में एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मन में जमे हुए संस्कार रेल के डिब्बे में आराम से बैठे हुए मुसाफिरों की तरह होते हैं। भरे हुए डिब्बे में आप घुसने की कोशिश कीजिए, अंदर वाला हर आदमी आपको बाहर धकेलेगा, कोशिश करेगा कि आप भीतर ना आ पाएं। लेकिन आपकी भी तो आवश्यकता है, सो लड़ भिड़ कर जैसे तैसे आप भीतर घुस जाते हैं। एक बार जहां आपने अपने आप को भीतर वालों से स्वीकृत कराया कि सारा विरोध समाप्त हो जाता है, आप भी उनमें से एक हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में हालात ये हो जाते हैं कि जिस जगह को आपने पूरी तरह युद्ध करके हासिल किया था, एक आध घंटे बाद उस जगह को छोड़कर इधर उधर भी हो जाएं तो आपकी जगह सुरक्षित ही रहती है। लेकिन यही एक मुसीबत और है, जहां आप भीतर वालों में से एक बने कि आप भी दूसरों की तरह नए आने वालों का विरोध शुरू कर देते हैं। इस बात को बिल्कुल भूल जाते हैं कि आपके साथ भी वही व्यवहार हो चुका है। मगर प्रभा ने इस बारे में कोई सवाल न पूछकर एकदम बात बदल दी। मैं अभी अभी यही सोच रही थी कि तुम्हारे ये सीरीज भाई आखिर मानते किस चीज़ को हैं। मेरा बड़ा मन होता है कि मैं उनसे मिलूं, लेकिन बड़ी झेप भी लगती है। उनसे क्या बातें करूंगी, मेरी तो जबान ही नहीं खुलती। अरे, जबान कैसे नहीं खुलेगी, तुम्हें हम जरूर मिलाएंगे, मैंने कहा। फिर प्रभा की बात का जवाब दिया। ठीक यही बात मैंने उनसे भी पूछी थी। शिरीष भाई, आप सारी चीज़ों का विरोध करते हैं, तो आखिर आप मानते किसे हैं? तो जवाब में वो जोर से हंस पड़े। बोले, ईश्वर, धर्म, अंतरात्मा, संस्कार के बाद जो कुछ भी बाकी बच जाता है, मैं उन सबको मानता हूँ। मैंने कहा, यानी किसी को नहीं मानते? तो बोले, अगर मानने लायक सारी बातें इन्हीं चार पांच शब्दों की होती हैं तो यही समझ लीजिए कि मैं किसी को नहीं मानता। मैंने फिर और कुरेदा, ऐसा कैसे हो सकता है? बिना किसी के विश्वास के आदमी विकास कैसे करेगा, किस दिशा में करेगा? तो बोले, हर स्थिति हर कहीं आदमी विकास करता है, वो पुराने को छोड़कर नया ग्रहण करता है। इतना ही काफ़ी है मानने के लिए। आदमी के पांव इसलिए आगे की ओर मुड़े हुए बनाए गए हैं कि वो आगे चले, सामने बढ़े। भूत के पांव पीछे मुड़े बताए जाते हैं, अर्थात अतीत जीवी आदमी भूत होता है। और सच पूछो तो तुम जिसे भारतीय संस्कृति, भारतीय गरिमा कहते हो, मुझे ये सारी की सारी एक सिरे से ही नहीं, अतीव जीवी भूतों की सभ्यता और संस्कृति ही लगती है। मेरा हर चीज़ से विश्वास उठ गया है। इसके बाद प्रभा, उन्होंने एक ऐसी सख्त बात कह दी कि मेरा खून खौल उठा। अगर उनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा न होती तो मैं उन्हें वहीं उठाकर दे मारता, लेकिन गम खा के रह गया। अच्छा, क्या? प्रभा ने जरा चिंता और उत्सुकता से पूछा। वे बोले, समझ जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग उन झूठे मक्कारों, ठगों और नपुंसकों की औलाद हैं जो सिर्फ अतीत में जीते थे। न उन्हें अपने समाज की समस्याओं का ख्याल था, न अपने समय का। वे सारी दुनिया से अलग रहा करते थे और खुद ही अपने माथों पर अच्छत चंदन लगा लगा कर अपनी पूजा किया करते थे। कि हम कितने महान थे! कभी हमने नहीं सोचा कि जिन्हें पूजते हैं या जिन्हें हीरो बनाए हुए हैं, वे महान हीरो आखिर क्यों हैं? इसलिए तो हैं कि वे सीना तान कर अपने समय और समाज की समस्याओं से जूझे थे। सिरों पर कफन बांधकर उन्होंने अपने युग की ललकार का जवाब दिया था। बैठकर राम नाम का कीर्तन करते हुए तो वो लोग हीरो नहीं बन गए।
मैं बात काटकर बोला, खैर जो भी हो, अपने पुरखों को यूं याद करना अच्छा तो नहीं लगता। वे जैसे भी थे अच्छे ही थे। तो शिरीष भाई बोले, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मैं तो अपने आप को भी गाली देता हूँ कि क्यों कुछ नहीं कर पाया। हमारी ये पुरखे खुद गोबर संस्कृति के अजायब घर थे। हम उनकी संतान हैं, इसलिए सिर्फ भूस के पुतलों की सेना है, जो सिर्फ या तो जलना जानती है या जगह के कूड़े कचरे से भरना। तो यूं ही एक दिन जल जलाकर खाक रह जाएंगे। और कुछ ना कर पाए तो कम से कम इतना तो हम कर ही पाएंगे कि अपने बीच में जो थोड़ा बहुत लोहा सोना है, उसे ही अपनी जलन की आग में तपाकर फौलाद या कुंदन बना दे। सहसा मैंने अपनी बात बीच में तोड़ दी। मुझे मुझे लगा कि शिरीष भाई का यह प्रभाव पता नहीं मुझे कहाँ ले जाएगा। आजकल जैसे मैंने अपनी भाषा में सोचना तो एकदम बंद ही कर दिया है। हमेशा वही दिमाग पर छाए रहते हैं। मानो उसी प्रभाव का विश्लेषण करते हुए कहा, कभी कभी तो इस आदमी का गुस्सा देखकर मुझे भी जोश आता है कि मैं भी इसी तरह क्यों नहीं सोच पाता। मुझे भी कोई चीज़ इसी तरह क्यों नहीं मथती, और क्यों मैं एकदम जड़ होता चला जा रहा हूँ। कभी दया आती कि बेचारा दुखी और परेशान है, इसीलिए हर चीज़ का विरोध करता है। लेकिन जो भी हो, उनकी बातें और बोलने का ढंग मुझे बहुत प्रभावित करता है। और कुछ देर चुप होकर मैं उनकी भाव भंगिमाओं की कल्पना करता रहा। अचानक लगा जैसे सुनते सुनते प्रभा सो गई। पहले मन हुआ कि सोने दो, बेचारी सारे दिन की थकी मांदी है। और मैं उस समय की याद करने लगा जब सीरीज के पास से लौट रहा था। पिछला जो कुछ भी हुआ था उस समय तो उस सब को जैसे मैं भूल ही गया था, मानो वो कभी मेरा रहा ही नहीं। इन्हीं नई बातों का एक एक शब्द दिमाग में गूंज रहा था। ऐसा लगा जैसे दिमाग के कमरे हजारों साल से बंद थे और उनमें सील, घुटन, धूल, कूड़ा, उमस, जाले और भी न जाने क्या अलाय बलाय जमा हो गए थे। उन कमरों की हवा खराब होकर जहरीली बन गई थी। उनके भीतर का सन्नाटा और एकांत खुद अपने को ही खाया जा रहा था। अब जैसे उन कमरों के दरवाजों को किसी ने भारी बूटों की ठोकर मार मार कर खोल दिया है। धीरे धीरे घुटन और उमस निकलती जा रही है। बरसों पुरानी धूल प्रचंड विक्षोभ से उठ खड़ी हुई है और चारों तरफ ऐसी आवाज़ें गूंज रही हैं मानो किसी ने शहद की मक्खियों के छत्ते पर ईंटें दे मारे हों। घर में प्रवेश करते हुए मैंने अपने आप से कहा था, अब मैं अतीत जीवी भूत नहीं हूँ। मेरा मस्तिष्क अब दुनिया भर के कूड़े करकट से साफ है। लेकिन अब यह कौन सा सपना है जो खाली कमरों में सजाया जाएगा? वे कौन से स्वर के गीत हैं जो अब भैरवी की तरह गूंजेंगे? वो कौन सा विराट युग है जिसको लाने के लिए हम छोटे छोटे पहिए एक ताल लय पर चलते लगेंगे? कहाँ से आएगा वह युग? क्या हमारे रहते ही वह आएगा? हम क्या सचमुच उसे देखेंगे, उसे महसूस करेंगे? यह वही युग है जिसके लिए हम रातों में तड़फे थे। और युग बदलने की कुलबुलाहट और बेचैनी को मैं बाल्टियां भर भर कर ऊपर की छत पर छिड़काव करने में बहलाता रहा था। इस समय प्रभा को सब बताते या मन ही मन उस सब को दोहराते, फिर वैसे ही अकुलाहट होने लगी। समझ में नहीं आया कि क्या करूं। प्रभा शायद सचमुच सो गई थी। पहले मन हुआ कि खाट की मूंछ का कोई तिनका लेकर उसके कान में घुमाऊं। हम जाग पड़े हैं और आप कैसे मज़े से सो रही हैं? और अचानक मन में आया कि उसकी कमर गुदगुदाने लगूं। कमर गुदगुदाने से वो बहुत उछलती है, ये मुझे पता था। एक डर है कहीं जोर से न चीख पड़े। मन की इच्छा ऐसी दुर्बिनार हो गई कि सहसा मैं उसकी कमर में उंगली गड़ाकर गुदगुदाने लगा। ए प्रभा, उठो भाई, हम तो जाग रहे हैं और आप बातें करते करते सो भी गई हैं। क्या हुआ? प्रभा एकदम जोर से उछल पड़ी। मैं कब सो गई? मैं और भी गुदगुदाया कि अचानक मुझे लगा जैसे उसकी कमर में कोई गोली सी बंधी है, शायद डोरे से बंधी थी। उसे चुटकी में पकड़ कर पूछा, ये क्या है भाई? कुछ नहीं, कुछ नहीं, छोड़ दो, प्रभा घबराकर प्रार्थना के स्वर में बोली। अब तो और भी नहीं छोड़ूंगा, पहले मुझे बता दो। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और टटोल कर जानने की कोशिश करने लगा कि क्या है। सुपारी जैसी कोई चीज़ थी। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो। कुछ नहीं है, उसने ऊपर से मेरा हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। उसके मना करने का ढंग ऐसा घबराया हुआ था कि मैं बार बार पूछने लगा। उसने बताया, मेरे पेट में तकलीफ रहती है, सो अम्मा जी ने दवा बताई है। साफ बहाना था। मैंने सख्त स्वर में कहा, दवा बांधी तो नहीं जाती, खाई जाती है। बताओ, नहीं तो तोड़कर फेंकता हूँ। तुम्हें मेरे सिर की कसम, वो गिड़गिड़ाती रही। मुझे गुस्सा चढ़ता जा रहा था। गुर्रा कर पूछा, नहीं बताना?
तब उसने डरते डरते बताया, भाभी और अम्मा जी मानी ही नहीं। मैंने बहुत कहा कि मेरा विश्वास नहीं है तो मुझे ही गालियां देने लगी। उनका मन रखने को करना पड़ा। मैंने बात काट कर पूछा, उनका मन रखने को व्रत रखना पड़ा? ये तो समझ में आता है, लेकिन ये क्या करना पड़ा? साफ साफ क्यों नहीं बताती? उन्होंने कहा उन्होंने कहा। प्रभा हल्का कर रुआसी हो गई। क्या कहा? बोलती क्यों नहीं? सचमुच मुझे लग रहा था कि गुस्सा काबू से बाहर हुआ जा रहा है। उन्होंने कहा कि सैयद बाबा की धूनी से ठीक हो जाएगा, मानो मेरे पड़ते तमाचे को कोई बचा रही हो। इस तरह कोहनी सामने की ओर करके जैसे तैसे वो बोली। और जब नहीं रहा गया तो उसके दोनों कंधे झकझोर कर मैंने पूछा, क्या पेट ठीक हो गया? साफ साफ क्यों नहीं बताती? कोई रोग है तो हमसे क्यों नहीं कहती? प्रभा सचमुच रोने लगी। अवस्थी जी की बीवी कहती थी कि शादी के 4 साल बाद सैयद बाबा की धूनी से उनको प्रमोद हुआ था। बात समझ में आई तो अचानक उसके कंधे छोड़कर मैं पागलों की तरह हंस पड़ा। अच्छा तो ये बात है, इसलिए सारे व्रत उपवास हो रहे हैं, सैयद भी पीर पूजे जा रहे हैं, कमर में सैयद बाबा की धूनी और कपड़ों में इत्र लगाया जा रहा है। और मैंने इतनी जोर से दांत पीसे कि करकराहट खुद सुनाई दी। बच्चा बच्चा चाहिए? खुद अपने खाने पहनने का ठिकाना नहीं है और टगुना अभी से लटका लो। और एक ही झटके में मैंने वह कमर में बंधी धोनी की पोटली तोड़कर गली में फेंक दी। कितनी हवाई और आसमानी बातें सोच रहा था मैं अभी अभी। सच्चाई तो ये है। बाकी समय निष्फल क्रोध में भुनता हुआ मैं खाट की पाटी से माथा कूट रहा था और घुटनों में सिर दबाए प्रभा रो रही थी। बताओ मैं क्या करूं? सारा दिन मेरी जान खाई जाती है। बाँझ बाँझ कहकर भाभी और अम्मा कोसती रहती हैं। भाभी अपनी बिटिया के पास नहीं झांकने देती, छाया से भी बचाती हैं मेरी। हर बार माथा ठोकर मैं कहता, कितना अकेला हूँ मैं। सोचा था कि प्रभा मेरा साथ देगी, लेकिन ये वही प्रभा है जिसने एक बार गणेश जी के से बर्तन मांज लिए थे, और आज इसी के ऊपर मैंने बड़े बड़े सपने सजोए थे। यहाँ क्यों बैठे हो? सुबह से कुछ काम नहीं है? कॉलेज नहीं जाना? प्रभा ने आकर बहुत मुलायम स्वर में पूछा। मैं सुस्त और उदास प्रेस से आने के बाद ऊपर छज्जे पर ही बैठ गया था। कोठरी की आड़ होने के कारण यहाँ छाया थी, गुमसुम। न किसी से बोला, न कहा, न सुना। बैठा बैठा एक गिलहरी को कुट करते देखता रहा। शायद मेरा चेहरा इतना थका और उतरा हुआ था कि प्रभा ने पास आकर मेरी कलाई छूकर देखी। बुखार तो नहीं है? मैं सुनी सुनी आंखों से प्रभा को देखता रहा और तब भी चुप ही रहा। उस दिन की बात ने मेरे भीतर को जाने किस चीज़ से जड़ बना दिया था कि अब मुझे अपने आसपास कुछ भी सच नहीं लगता था। लगता था झूठ और छल का एक अंतहीन जाल है और उसमें मुझे कैद कर लिया गया है। एक फंदे को काटता हूँ तो दूसरा सामने आ जाता है। यह प्रभा, यह भी तो ऐसी नहीं निकली। इसी को लेकर मैंने अपने सुनहरे भविष्य के सारे सपने सजोए थे। जब भी उसे देखता तो मेरे मन में सवाल अपने आप गुज जाता। फिर मैं चुपचाप नीचे आंगन में देखने लगा। नीचे चूड़ियों से भरा भारी सा डला रखा था। इधर उधर मोटा थैला और मैला सा कपड़ा लगा था ताकि चूड़ियाँ फूट न जाएं। हरी, नीली, लाल, सुनहरी तरह तरह की चूड़ियों की मालाएं बड़ी सावधानी से लिटाई हुई थी। चूड़ी वाली ओट में पड़ती थी और सिर झुक कर ही उससे देखा जा सकता था। नीले नीले फूल पत्ती गुदे उसके हाथ ही भी कभी कभी दिख जाते थे। जिस हाथ को ये गोदने वाले हाथ चूड़ियाँ पहना रहे थे, निश्चय ही वो भाभी के हाथ हैं। ये तो मैं जान गया था। उनके अंगूठे के पीछे एक काला सा दाग है। मेरी इस चुप्पी से प्रभा शायद एकदम घबरा गई। वही धरती पर बैठकर कंधे पर हाथ रखकर पूछा, तुम बोलते क्यों नहीं? तुम्हें मेरी कसम, बताओ ना, क्या बात हो गई है? किसी से लड़के आए हो क्या? कुछ नहीं, चटके गले से सूखी आवाज़ निकली। मैं जिस तरह बैठा था बैठा रहा, खुली पलकें और सुनी आंखों से जिधर देख रहा था उधर ही देखता रहा। अचानक इतनी देर से दबा एक बड़ा सा प्रश्न उठता हुआ आकर फिर सामने खड़ा हो गया। अब क्या होगा? तो भी प्रभा जरा ओट में हो गई। आंतरिक बेचैनी से मेरा हाथ हिलाकर भर्राए गले से प्रार्थना के स्वर में बोली, अभी तक नाराज हो उस बात पर? उसकी अधखुली गुलाबी कमल कली सी आंखों में पिघलती चांदी सा पानी तैराया। वह यूं ही अनुरोध और क्षमा याचना के स्वर में मुझे देखती रही। आवाज़ की आदता से चौंककर बहुत ही धीरे से मैंने गर्दन घुमाकर उसे देखा और फिर उधर ही देखने लगा जिधर देख रहा था। घुटी आवाज़ में बताया, प्रभा, मेरी नौकरी छूट गई। छूट गई? कैसे? चौंक कर प्रभा उछल सी पड़ी।
शायद एक पल को उसकी आंखों के आगे सारे परिणाम कौध गए। तभी नीचे से आती अम्मा की पुकार सुनाई दी, बहू, अरे ओ बहू। फिर बड़े स्निग्ध स्वर में कहा, जरा नीचे तो आजा बिटिया। जवाब में जरा सा झुककर प्रभा ने जवाब दिया, आई अम्मा जी। मैंने बताया, यूं ही। साला कहता था कि 15 दिन तो तुमने काम सीखा, इसलिए उन दिनों का कुछ भी नहीं हुआ। तनख्वाह के कागज पर 75 होगी, लेकिन देंगे 60। इसी बात पे मैं लड़ आया। मैंने बिना हिले डुले प्रभा को बता दिया, नाम पार्ट टाइम का और काम पूरा। फिर ये सब क्यों, ऐसा क्यों? बड़ा आया 75 लिखाकर 60 देने वाला। तुम दिवाकर से जाकर क्यों नहीं कहते? उसके पिताजी का तो वो दोस्त है ना। प्रभा के माथे पर बल पड़ा है। अच्छा अंधेर है ये भी। अंधेर तो है ही। दर्दीली मुस्कुराहट होठों पर उभर आई। फिर गहरी सांस लेकर धीरे से कहा, अब उनसे क्या कहें जाकर? देखो, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। कल और जाऊंगा आखिरी बार। 15 दिन के ही सही, कमबख्त कुछ तो दे दे। इसी उम्मीद में ये जो दुनिया भर का उधार चढ़ा लिया है, उन्हें भी तो कहीं न कहीं से चुकाना ही है। फिर अम्मा की आवाज़ आई, अरे आई नहीं, क्या कर रही है? फिर फिर कर लीजो बातें बाद में। मुझे आश्चर्य हुआ कि आवाज़ में अभी भी चिकनाई और प्यार है। क्या बात है, जाती क्यों नहीं? अम्मा बुला रही हैं जब से। मैंने पूछा, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? चूड़ी पहनने को बुला रही हैं अब। आजकल तो हमारी बड़ी पूछ हो गई है ना, प्रभा ने परेशानी से जवाब दिया। मैं एकदम गंभीर हो गया, सख्त स्वर में कहा, नहीं प्रभा, चूड़ी उड़ी कुछ नहीं। हमें किसी की झूठी उम्मीद नहीं रखनी है और किसी से कुछ नहीं लेना। मेरा चेहरा एकदम भावहीन हो गया। अम्मा ने फिर आवाज़ दी तो मजबूरी की कातर निगाहों से देखती प्रभा बड़े बेमन से उठकर नीचे चली गई। मैंने एक बार उसे देखा, लेकिन यूं ही चुपचाप देखता रहा। आधे रास्ते से लौटकर उसने धीरे से कहा, देखो, तुम फिक्र मत करो। गई नौकरी तो जाने दो। इतना खून क्यों जलाते हो? मेरे पास घड़ी है, सोने की चूड़ियाँ हैं, ईयरिंग है। आखिर किस दिन काम आएंगी? बाद में सब बन जाएंगी। यूं भी तो संदूक में बंद ही रखे हैं। यहाँ कौन रोज रोज पहनने की जरूरत पड़ती है? थोड़ी देर में आकर निकाले देती हूँ। पढ़ाई तो चलेगी ही। और उसी तरह उल्टे कदमों लौट गई। कोई और समय होता तो शायद मैं उसकी इस बात को से कृतार्थ हो जाता। मेरी आंखें डबडबा आती, लेकिन अब सुन लिया और बिना सोचे यूं ही बैठा रहा। नीचे से अम्मा की प्यार भरी झिड़की सुनाई दी, हमारा इतना भी अधिकार नहीं है तुम पर? पहना दो जी मनिहारिन, पहना दो। बोल कैसी पहनेगी, अपने आप पसंद कर ले। यानी प्रभा नीचे पहुंच गई है। नहीं नहीं अम्मा जी, मेरा मन नहीं है। अम्मा जी ऊपर चलकर देख लो, मेरे पास ऊपर संदूक में बहुत रखी हैं। ये प्रभा थी। और पहन लेगी तो क्या हो जाएगा? रखी तो सभी के पास है। हम लोगों का भी तो पेट पलेगा किसी तरह। चूड़ी वाली ने कहा और खनखनाहट से लगा कि चूड़ियों की मालाएं खोल खोल कर दिखाने लगी। एक आध टूटा फूटा बा के ऊपर, इसके साथ तो ये खूब खिलेगी। गोरी गोरी कलाई में ये खिलती है, वो खिलती है। पहन लेना प्रभा, अब इतना क्या नखरा छोड़। अम्मा जी की बात रखने की खातिर ही पहन ले। भाभी का स्वर आया था। एकदम चुप्पी छा गई। मैं थोड़ी देर सांस रोके प्रतीक्षा करता रहा कि कोई आवाज़ सुनाई दे। मुझे विश्वास था कि वो नहीं पहनेगी। अब चूड़ियाँ पहनाने का ध्यान आया है। अभी तक तो मानो कोई रहता ही नहीं था। जरा सा नीचे की ओर झाँक कर देखा। अम्मा और भाभी चूड़ियाँ पहन चुकी थी और बड़ी प्रसन्न उत्सुकता से प्रभा की ओर देख रही थी। प्रभा घुटनों पर बाँह रखे बैठी थी और उसने अपना हाथ चूड़ी वाले की ओर बढ़ाया हुआ था। एक हाथ दूसरे पाँव के पंजे पर रखा था और उसमें ढेर सारी चूड़ियाँ पहनाई जा चुकी थीं। दूसरे हाथ का पंजा दबा दबा कर मनहारिन चूड़ियाँ चढ़ा रही थी। नीचे कुछ साबुत और कुछ टूटी चूड़ियों के टुकड़े बिखरे थे। दर्द से प्रभा ने अपना गर्दन दूसरी ओर मोड़ ली थी। आंखें बंद थीं और होठों से बार बार सी सी की कराहट फूट पड़ती थी। दूसरा हाथ पाँव के पंजे पर रखा अंगूठे को कसकर भींच रहा था। सन्न से जैसे कोई नुकीला तीर दिमाग की तहों को चीरता चला जाता है। मैंने मना किया था ना। फैले नथनों से कुछ फुफकार निकली और मैं झटके से उठ खड़ा हुआ। दांत एक दूसरे को ऊपर घिसे, होठ भिज गए। दृढ़ता से कदम रखता हुआ नीचे उतर आया और सीधा चूड़ी वाली के सामने जाके खड़ा हुआ। प्रभा चूड़ियाँ पहन चुकी थी और शीशे के धक धक करते रंगों में दोनों कलाइयाँ झलमला रही थीं। उसने मुझे देखा और जैसे बिजली के करंट से उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। जैसे तैसे आवाज़ ठेलकर खिसियानी सी हंसी हंसने की कोशिश करते हुए उसने कहा,
देखो कैसी लगती हैं, अम्मा और भाभी की पसंद है। उस वक्त वो शायद वो यह भी भूल गई कि अम्मा भाभी के सामने वो मुझसे नहीं बोलती। मैंने एक पल उसे अपनी निगाह की सारी कड़वाहट और तीखेपन से घूरा और झपट कर उसकी दोनों कलाइयाँ चूड़ियों के ऊपर से पकड़ लीं। भय से प्रभा मानो घिघिया उठी। मुझे नहीं पता उस समय मेरे हाथों में कौन सा दुर्दांत दैत्य आ गया था। तड़प कर मैंने उसकी दोनों कलाइयों को आपस में जोर से बजा दिया और मुट्ठियाँ भींच कर चूड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। चट चट करते हुए चूड़ियों के टुकड़े जमीन पर बिखर गए और मैं पागलों की तरह मुंह करके गला फाड़ कर ऊंची आवाज में अट्ठहास कर उठा, मानो किसी मुनगे को मसल कर फेंक दिया हो। कुछ इस भाव से मैंने उसके दोनों हाथ छोड़ दिए। चूड़ियों के टुकड़े मेरी हथेली और उंगलियों में घुस गए थे। मेरे हाथ खून से तरबतर थे और उसकी कलाइयों से खून की कई धारियां चूने लगी थी। यूं खून टपकता देखकर मैं और भी जोर से ठठाकर हंसा। फिर बिना इधर उधर देखे खूब आराम और निश्चिंतता से हाथ हिलाता हुआ ऊपर लौट आया। चूड़ी वाली अम्मा भाभी सभी मुझे फटी फटी आंखों से देखे जा रही थी। यह बिना मुड़े मैं भी जान गया था। बड़ी देर बाबूजी प्रतीक्षा करते रहे कि मैं ही अपनी तरफ से कुछ कहूँ। आखिर हार कर उन्होंने रात को पूछ लिया, क्यों रे समर, तूने तो शायद 10 तारीख से काम करना शुरू किया था। मैंने लापरवाही से जवाब दिया, बाबूजी मेरी नौकरी छूट गई। अरे, तो वह कोई तुझसे कुछ मांग थोड़ी ही रहा है जो तू नौकरी छूटने की बात बता रहा है, अम्मा ने बीच में ही बोला। उद्यत स्वर में मैंने जवाब दिया, साफ साफ तो नहीं मांग रहे, लेकिन मतलब क्या है वह मैं भी जानता हूँ। इस बार बाबूजी एकदम भड़क गए। हवा में हाथ पांव फेंक कर कहा, जानता है तो क्या फांसी पर चढ़ा देगा? बड़े जानते हैं ये। हमने तो एक बात पूछी, सीधा सा जवाब तो दिया नहीं, काटने दौड़ पड़े। आ बैल मुझे मार। फिर माथे पर हाथ मार कर बोले, बेटा हम तो तुम्हारी नस नस जानते हैं, हमारे सामने ही तो दो बड़े हुए हो, अब साफ साफ मांगने की धमकी देने लगे। हिम्मत तो देखो पूत की। अरे हमने अपनी पहली तनख्वाह लाकर बाप को दी थी, सो अदब कायदा गया चूल्हे भाड़ में, साफ साफ मांगने की धमकी देने लगे। हरामी कहेंगा, तुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखा सब इसलिए कि तू यूं हमारी इज्जत उतार कर रख दे। छाती पर चढ़ चढ़ कर आए हैं, सीधी सीधी बात करो तो कटखने पागल कुत्ते की तरह भौंकते हैं। मैंने दुखी और संयत स्वर में पूछा, बाबूजी मैंने आखिर आपसे ऐसा क्या कह दिया जो आप इतने नाराज हो रहे हैं? और तू हमसे कहेगा क्या शहजादे, हम अंधे हैं ना, दिखता थोड़े ही है हमें। हाँ अब तो पढ़ लिए हैं लिख लिए हैं, ब्याह हो गया, अब माँ बाप का क्या है? जाएं जहन्नुम में, चूल्हे में पड़ें, भाड़ में निकलें। तुम अपनी मस्ती मत छोड़ना, वे चीख चीख कर सुनाते रहे। मैंने तो मना किया था बाबूजी कि मेरी शादी मत कीजिए, पहले तो आप ही लोगों ने ज़बरदस्ती। शोर सुनकर घर के और लोग भी जमा हो गए थे। डरे सहमे से एक और झुंड बनाए सब देख रहे थे। शादी शादी शादी, बाबूजी को जब और कुछ कहने को नहीं सूझा तो बेहद नफरत से उन्होंने दोहराया। वे उत्तेजना के कारण थरथरा रहे थे। ऐसा पता होता कि तू ऐसा निकलेगा तो हम तो तुझे पैदा होते ही खोद कर गाड़ देते। क्या निहाल कर दिया है आपने, अब पढ़ा लिखा कर हाथी बना दिया है, सो हमारी ही छाती पर रौंद दोगे। बेटा यही रीत है, खूब नाम ऊंचा कर रहे हो पुरखों का, अब तो पर फूटे ही हैं, घर में और तो और कुछ रहा ही नहीं, अपनी मर्जी के मालिक हैं। दूसरे भौंकते हैं सो भौंकने दो, कुत्ते हैं सब, अपने आप चुप हो जाएंगे थक कर। सुबह चूड़ियाँ पहनाई सो फोड़ दी लाट साहब ने। किसी का हक थोड़ी रह गया है तुम पर और न तुम्हारी बहू पर, तुम तो ऐसा ही चला आए हो ईश्वर के पास से। हम तो सोचे थे कि कौन मुंह लगे कौन मुंह लगे, समझदार लड़का है, खुद ही सारी बातें समझता है, पर उन्हें तो ये अच्छे से अच्छा खाने को मिलता है ना, तो उनकी सोचे भलाए। अपने लिए पढ़ लिए, अपने लिए कपड़े आ गए, अपनी बहू का साज श्रृंगार हो जाए, बस सब अपना 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 हो जाए। जब तक कोई कुछ बोले नहीं कोई तब तक सिर पर ही चढ़े चले आते हैं। आखिर जब सुना नहीं गया तो पूछा, बहू के लिए कौन सा साज श्रृंगार ले आया हूँ बाबूजी? और जवाब दिए चला जाएगा। बाबूजी क्रोध में हकलाने लगे। अचानक गुस्से से कांपते हुए मेरे ऊपर झपट पड़े और भाई साहब अमर उन्हें रोकते ही रह गए। मेरे संभलने से पहले ही लात घुसे थप्पड़ों की बौछार शुरू हो गई। हाँफते थे और मारते जाते थे, ले ले और जवाब दे और जवाब दे। लाख बुढ़ा हूँ, 1000 मरा गिरा हूँ, लेकिन तेरी अकल अभी ठिकाने लगा दूंगा। तू बहुत हाथ से निकल गया है। मैं चुपचाप बैठा बैठा पिटता रहा, घुटने क्रोध की आग में भुनता रहा और एक शब्द भी मुंह से नहीं बोला। शायद यह बात उनके गुस्से में घी का काम कर रही थी।
न रोया न अपने को बचाने की कोशिश की। बाबूजी को भाई साहब उमर ने पकड़ लिया था, लेकिन खुद ही डर के मारे थर थर काँप रहे थे। निकल जा मेरे घर से, निकल जा, हट जा दूर मेरी आंखों से, डूब मर कहीं जाके कुएं तालाब में, कम वक्त कमीने। हम तो शुरू से ही रंग ढंग देख रहे थे, अब पढ़ने लगे हैं लाट साहब। अब चुप रहिए बाबूजी, गुस्सा शांत कीजिए, भाई साहब समझा रहे थे। वे लोग उन्हें दोनों तरफ से पकड़कर अलग हटाए लिए जा रहे थे। क्रोध के आवेश में उनके मुंह से झाग जैसा थूक निकल रहा था। आंखें खूब चौड़ी चौड़ी फैल कर माथे पर चढ़ गईं और मुंह से गालियों की अजस्र वर्षा हो रही थी। स्त्रियां आपस में रुलाई रोकती सी फुसफुसा रही थी। क्या हुआ, क्या बात हो गई? शायद दो एक पड़ोस से भी आ गई थी। उनकी धोतियों की पटलियों को पकड़े बच्चे भी आ गए थे और अब यह दृश्य देखकर रोने लगे थे। हाँ बाबूजी, अब चला ही जाऊंगा, मैंने झुका हुआ सिर धीरे से उठाकर भर्राई आवाज में कहा। सुनते ही उन लोगों को एक और झटका। बाबूजी मेरे ऊपर पलट पड़े। यह तो मैं पहले ही से जानता था, ये तो दिख ही रहा था। असल माँ बाप का है तो अभी निकल जा, अभी इसी वक्त। तू तो जब जाएगा तब जाएगा। ला, मैं तुझे अभी रास्ता दिखाई देता हूँ। निकालो जी इसका सामान, निकालो, विदा करो दोनों को। हमारे ये कोई नहीं लगते, हमारे लिए पैदा होकर मर गए। चलो उठो और जाओ यहाँ से। अपना सामान उठाओ और अपना ठिकाना देखो। हमने हाथ जोड़े। उन्होंने जोर से आपस में हथेलियां मारकर हाथ जोड़ ली। फिर मेरी बाह पकड़कर बुरी तरह झिझोड़ते हुए बोले, जाइए हुजूर, चलिए, तशरीफ़ ले जाइए। हमारे यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है। खबरदार जो कभी इस घर में फिर से पाँव रखा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारी तरफ से कहीं मरो, बाहर सड़क पर पड़े रहो, हमारे बस का नहीं है इन तरह सांडों को पालना। तब तक भाई साहब वगैरह ने उन्हें पकड़ लिया था और समझाते शांत कराते एक ओर चले गए थे। सारी स्त्रियां मेरे ऊपर थू थू करने लगी थीं। अम्मा ने डांट कर दो झापड़ दिए। तू चुप क्यों नहीं हो जाता समर? खबरदार जो जबान मुंह से निकाली, बाप को बराबर से जवाब दिया जा रहा है, बेशरम। इस बार बिना किसी बात सुने मैंने खूब गरज कर कहा, बस अम्मा, साफ ही सुनना चाहता था, आज सुन लिया। मुझे खुद इस नरक में नहीं रहना, न रात को चैन न दिन को शांति। सब मतलब के माँ बाप बने हैं। कहीं रहूँगा कुएं में, भाड़ में, कहीं भी जा पड़ूंगा। कल यहाँ से चला जाऊँगा। संभाल लेना अपना राजपाट। उस उद्वेग और शोर और गुस्से में भी मन में भीतर कहीं लगा कि मैं घोर अनुचित बात कह रहा हूँ। बाप से इस तरह नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात बड़ी अजब लगी। कम से कम उस अवसर को देखते हुए मन में आया कि क्या राम सीता भी इसी तरह लड़ भिड़कर घर छोड़कर तो नहीं गए थे। भीतर ही अपनी इस बात को पर कोई हंसा भी नहीं। बाबूजी ने मेरी बात सुनी, फिर पलटने को मचलने, लेकिन किसी ने उन्हें छोड़ा नहीं। वे लोग बाहर बैठक में ले गए। उस क्षण मैंने मन ही मन कसम खाई, कुएं, बाहर, सड़क, फुटपाथ, कहीं भी पड़ रहूँगा, यहाँ नहीं रहूँगा, यहाँ नहीं रहना। कहीं सही, कहीं भी सही, जहाँ ऊपर छत और नीचे ज़मीन हो, लेकिन इस नरक में अब नहीं। भीख मांगो, चोरी करो, दुनिया बहुत बड़ी है। सारा रोना चिल्लाना बंद हो गया और सारे घर बार वाले एक स्वर से मेरी भर्त्सना करने लगे। मेरी बदतमीजी पर गालियां बकते रहे, लेकिन मैं चुपचाप घुटनों में सिर गड़ाए बिल्कुल चुप बैठा रहा। बस दिमाग में एक ही बात गुरजती रही, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। दुनिया के किसी भी सिरे पर, धरती के किसी भी छोर पर, कहीं भी एक ही तस्वीर कौती रही। आगे आगे टीन का बक्सा लादे मैं, और पीछे पीछे ठिठकती चलती प्रभा, और शायद उसके पीछे रोता हुआ कुंवर।